द यस बुक बाय क्लीव रिच। हम चाहे बाजार से कुछ खरीद रहे हों या फिर किसी कंपनी में कोई डील साइन कर रहे हों, हम चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या फिर उसे बेच रहे हों, हमें मोल भाव करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि एक कर्मचारी भी जब कोई नौकरी करने जाता है तो उसे अपनी सैलरी और काम को लेकर मोल भाव करना होता है। मोल भाव करने की कला एक ऐसी कला है जिसकी जरूरत हमें कभी ना कभी तो जरूर पड़ती है। ये किताब हमें इस कला में माहिर बनाती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये किताब हमें उन अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये किताब हमें उन अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताती है जो मोल भाव करते वक्त हमें अपनानी या छोड़नी चाहिए। इसे पढ़कर आप सीखेंगे बड़ी कंपनियां आप छोटी कंपनियों का फायदा क्यों नहीं उठा सकती, किस तरह से आप अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल मोल भाव करने के लिए कर सकते हैं। अच्छे से मोल भाव करने के लिए माहौल बनाना क्यों जरूरी है। पहला सबक, समय के साथ बदलते मोल भाव के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। मोल भाव करना एक ऐसी कला है जिसकी जरूरत आपको कभी ना कभी जरूर पड़ती है। आप चाहे कभी बाजार से कुछ खरीद ही क्यों ना रही हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया के मोल भाव के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आइए देखें वो कौन से बदलाव हैं और आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। पहले के वक्त में जब दो पार्टियां मोल भाव करने के लिए बैठती थी तो जो पार्टी ज्यादा ताकतवर होती थी वो अपनी ख्वाहिश को छोटी पार्टी पर थोप देती थी। चाहे कुछ भी हो, नुकसान हमेशा उन्हें सहना पड़ता था जो कमजोर हैं। पहले मोल भाव करने का मतलब ही होता था सामने वाले से किस तरह से अपनी बात मनवा लेना ताकि हमारा फायदा हो सके। इसकी वजह ये हुआ करती थी कि बड़े बिजनेस अकेले ही खुद को संभालने के लायक हुआ करते थे, उन्हें किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के वक्त में अगर आप अपने पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज एक बिजनेस को बहुत से पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सप्लायर्स, रिटेलर्स और मार्केटिंग एजेंसी। इन सब की मदद से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाती है। अगर अब ये लोग खुश नहीं रहेंगे तो ये आपके साथ काम नहीं करेंगे। मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको छोटे बिजनेस को संभालना होगा। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल और सोनी इस बात को पहचान रहे हैं। मोल भाव करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप और आपके सामने वाला किसी एक चीज को लेकर सहमत है। क्या वे दोनों इस समझौते से खुश रह पाएंगे। इसके बाद आपको कोई फैसला लेना चाहिए। दूसरा सबक, अच्छे से मोल भाव करने के लिए आपको अपने रवैये पर ध्यान देना होगा। आपका व्यवहार ये बताता है कि आप कोई काम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। समझौता करने के लिए भी ये बात लागू होती है। इसीलिए इससे पहले कि आप किसी से भी मोल भाव करने जाएं, आप सबसे पहले अपने व्यवहार और अपने रवैये पर ध्यान दीजिए। इस सबक में हम उन दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप में है तो आपको उसे निकाल कर फेंकना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लूजिंग, यानी कि हारने वाली भावना। आप मोल भाव करने से पहले ये सोचकर मत जाइए कि चाहे जो हो आपको ही हारना होगा। अगर आप पहले किसी मोल भाव में हार चुके हैं तो इस तरह की भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है। इससे आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं और आप फिर जबरदस्ती अपनी जरूरतों को सामने वाले पर थोपने लगेंगे, या फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हारना तो आपको ही है। इसके बाद जो आदत आपको छोड़नी है वो है दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की आदत। बहुत से लोग बस अपनी ही बात मनवाने जाते हैं और सामने वाली कंपनी की एक नहीं सुनते। इस तरह से सामने वाली कंपनी को ये लगने लगेगा कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपसे दूर भाग जाएगी। इसके अलावा अगर आप काफी वक्त से ऐसा कर रहे हैं तो दूसरी कंपनियों में आपकी इमेज बन जाएगी कि आप उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब भी कोई आपसे मोल भाव करने आएगा तो वो भी आपकी एक बात ना सुनने का मूड बना कर आएगा। इस तरह से आप कभी लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसीलिए मोल भाव करते वक्त कुछ ऐसा समाधान निकालने की कोशिश कीजिए जिससे दोनों का फायदा हो सके। इस तरह के लोगों को फ्यूजर कहा जाता है, जो सबके फायदे का ख्याल रखते हैं। तीसरा सबक, अच्छे से मोल भाव करने के लिए आपको अपनी ताकतों को पहचानना होगा। मोल भाव करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी पोजीशन क्या है और उस पोजीशन पर होने पर आपको फायदा क्या है। इससे आप उनका इस्तेमाल करके सामने वाली कंपनी से अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपने इक्के गिनने होंगे। आप ऐसा दिए गए 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कंपनी किस काम में माहिर है। मोल भाव करते वक्त आप अपनी कंपनी के एक्सपर्ट होंगे और आपको ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई कम जानकारी रखकर भी आपको मात दे दे। इसीलिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। अगर आप एक छोटी कंपनी है और किसी बड़ी कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटी कंपनी के अपने फायदे होते हैं। छोटी कंपनी खुद को नए माहौल में आसानी से ढाल सकती है और अपने काम करने के तरीके को आसानी से बदल सकती है। यही आपकी ताकत है। इसके बाद आप उस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए जो आपके पास है लेकिन सामने वाले के पास नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करके खुद का फायदा करवा सकते हैं। आप ये देखिए कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि क्या उसे हासिल करने से सबका फायदा होगा। आप कभी सिर्फ अपनी राय मत देते रहिए, बल्कि एक ऐसा हल खोजिए जिससे हर किसी का फायदा हो सके। चौथा सबक, मोल भाव करने के लिए सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि उसे क्या सुनना पसंद है और आपको उसके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है। आपको मोल भाव करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा माहौल बनाना होगा। आपको मेहमानों को बैठने का, उनके खाने का ख्याल रखना होगा ताकि वो खुश रह सकें। लेकिन अगर आप चाहें तो हालात के हिसाब से माहौल को भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साची एंड साची नाम के एक एडवर्टाइजिंग कंपनी और ब्रिटिश रेल्स की बीच हुए समझौते पर एक नजर डालिए। साची एंड साची ने ब्रिटिश रेल्स के लोगों को समझौते के वक्त जानबूझकर एक गंदे रूम में बैठाया और उन्हें बासी खाना खिलाया। जब वे जाने लगे तो साची एंड साची ने उन्हें बताया कि उनकी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को ऐसा ही लगता है और वे इस हालात को बदलने में उनकी मदद कर सकते हैं। इससे साची एंड साची को मोल भाव करने में बहुत मदद मिले। इसीलिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सामने वाले को समझना और उनसे सहानुभूति दिखाना भी बहुत जरूरी है। आप उनकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। आप उनकी आंखें देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर वे आपकी किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाइए उन्हें वो बात अच्छी लग रही है। अब आप खुलकर अपनी मांग रख सकते हैं। अगर वे किसी तरह की हरकत ना करके अपनी कुर्सी पर पीछे होकर आराम से बैठे हैं तो समझ जाइए बोर हो रहे हैं और आपको कुछ अच्छा बोलने की जरूरत है। इस तरह से आप ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या बोलना है। पांचवा सबक, डील के अंत में दाम लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। हर डील पैसों पर आकर खत्म होती है। अंत में दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वे इस समझौते का फायदा कमा सकें। अगर आपका नुकसान हो रहा होगा तो आप डील बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डील हमेशा आपके फायदे की ही रहे। इसके लिए सबसे पहले दाम लगाने का मौका आप सामने वाली पार्टी को दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। अगर आप पहले ही अपनी बात कह देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा। हर कोई चाहता है कि उसे फायदा हो। मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत 500 रुपए है और दुकानदार उसे 800 रुपए में बेचना चाहता है तो वो उसका दाम 1000 रुपए लगाएगा, ताकि अगर आप उसे कम करना चाहें भी तो वो उसे 800 कर दे। इससे वो अपना फायदा करवा लेगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बहुत कम दाम में उसे खरीदना चाहेंगे तो सामने वाला उसे 1000 की जगह सिर्फ 850 का दाम लगाएगा, जिससे आप उसे और कम करवा कर 600 में खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका फायदा हो। इसीलिए आप अपने साथ उन चीजों की लिस्ट रखिए जिनके साथ आप बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। अगर सामने वाली पार्टी उन चीजों को मानने से इनकार करती है तो आप डील कैंसिल कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा आप सब कुछ हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। एक बार जब सारी बात तय हो जाए तो डील साइन करने में ज्यादा समय मत लगाइए। अगर आपको वो मिल जाए जो आप पाना चाहते थे तो सामने वाले को वो दीजिए जो वो चाहता है। इससे बात जल्दी खत्म हो सकती है। छठा सबक, अपने शरीर और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देकर आप अपने मोल भाव करने की कला को बेहतर बना सकते हैं। आप बिना कुछ बोले भी अपने बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। एक समझदार व्यक्ति आपको देखकर ये बता देगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए मोल भाव करते वक्त अपने चेहरे और अपने शरीर के हाव भाव पर खास ध्यान दें।
आप कुछ इस तरह से बोलिए कि आपकी बात से आत्मविश्वास जाहिर हो। थोड़ा तेज बोलिए और साथ ही अपने हाथ पांव को तेजी से हिलाते हुए बोलिए। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनसे बात करके खुश हैं। अगर आप झुककर धीमी आवाज में बात करेंगे तो सामने वाले को ये लगने लगेगा कि आप कमजोर हैं और वो आपका फायदा उठा सकता है। समय और माहौल के साथ अपने हाव भाव को बदलते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हालात आपसे सख्ती से बात करने की मांग कर रहा है तो आप सख्त हो जाइए। अगर सामने वाला पहले से सख्त हो तो आपको भी खुद को सख्त बनाना होगा, वरना सामने वाले को लगेगा कि वो आपका फायदा उठा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कर पाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रैक्टिस बिजनेस में मोलभाव करते वक्त ही हो। आप बाजार से नए कपड़े खरीदते वक्त दुकानदार से मोलभाव कर सकते हैं। अगर आप समय समय पर कुछ खरीदने जाएं और बेचने वाले से मोलभाव करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। कुल मिलाकर अच्छे से मोलभाव करना एक कला है, जिसके बिना बिजनेस में आपका गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए ताकि आप अपना नुकसान होने से खुद को बचा सके। मोल भाव करने से पहले एक अच्छा माहौल बनाइए और बात करते वक्त अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखिए। अपने साथ हमेशा उन चीजों की लिस्ट रखिए जिनके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, और अगर सामने वाला उन बातों को मानने से इनकार करता है तो डील कैंसिल करने से पीछे मत हटिए। क्या करें? अपने अंदर की भाषा को बदलिए। अगर आप मोलभाव करने से पहले अपनी काबिलियत पर शक करेंगे तो आप नाकाम हो सकते हैं। इसीलिए मोलभाव करने से पहले आप सबसे पहले अपने उन हिस्सों से बातें कीजिए जो पॉजिटिव हैं। आप ये सोचिए कि आप में ऐसा क्या है जो लोग आप पर भरोसा करेंगे। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए और समय के साथ आपको मोलभाव करना आ जाएगा।